आज अब हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट में। अगर मैं बात करूं कि एक या दो क्वेश्चन आपके एसएसटी में यहां से जरूर बनता है और टॉपिक का नाम है लोकतंत्र और समानता, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। इस टॉपिक को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, याद रखना भैया। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपके दिमाग में भी एक चीज आ रही होगी और वो चीज है भैया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आखिरकार डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या चीज है आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा। आपका मुंडी भी ऐसे घूम रहा होगा कि अनुपम सर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है क्या, आपके दिमाग में ये चीज घूम रही होगी, राइट? हाँ, तो आपके दिमाग को घूम रहा होगा तो उसको मैं सही करूं। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी याद रखना भैया, डेमोक्रेसी में ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये मुख्य रूप से ऐसा कहते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी में एक तो डेमो वर्ड से बना है, एक कार्टिया वर्ड से बना है जिसको हम लोग क्रेसी कहते हैं। तो डेमो का अर्थ होता है पीपल यानी लोग, और कार्सिया का अर्थ होता है रूल यानी शासन। रूल यानी जो नियम है या जो शासन है या नियम है जो है, और पीपल का अर्थ क्या है? लोगों। पीपल का अर्थ क्या भैया? लोग, है ना? तो हमने कहा भैया डेमो प्लस कार्सिया, यानी अगर हम बात करेंगे तो लोकतंत्र का अर्थ क्या भैया? तो लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों के द्वारा जहां पर शासन किया जाता है। रूल्ड बाय पीपल के बारे में अगर हम बात करेंगे, याद रखना जनता के शासन के बारे में अगर हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? जनता के शासन के बारे में बात करेंगे। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जनता का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा भैया? जनता का शासन जो है वो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। इस बात को याद रखना भैया। बात क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक सिंपल सी चीज आपकी समझ में आ गया। अब आपने कहा अच्छा जनता का शासन, आपको लग रहा होगा आपका शासन, तो आप भी क्या हो जाएंगे भैया? आप भी इन बच्चों की तरह हंसने लग जाओगे। कौन से बच्चों की तरह? इन बच्चों की तरह। सर ये तो हंस ही नहीं रहा, ये सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि लोगों का शासन, मतलब ध्यान रखना कि द कंट्री विल बी रूल्ड बाय द पीपल, यानी देश में जनता का शासन होगा। अब देश में जनता का शासन कैसे होगा, ध्यान रखना भैया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, ध्यान रखना, यानी जनता के शासन का मतलब है प्यारे साथियों, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द पब्लिक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द पब्लिक, पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाएगा एक निश्चित समय के लिए। जनता के द्वारा एक निश्चित समय के लिए एक व्यक्ति को चुना जाएगा। आप लोग चुनते हो ना, आप लोग अपने क्षेत्र से एमएलए को चुनते होंगे ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधायक कहते हैं। विधायक कहते हैं ना, तो विधायक को चुनते हो ना जब विधानसभा के चुनाव होते हैं। जब आपके राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा तो विधानसभा के चुनाव में आप क्या चुनोगे भैया? विधायक को चुनोगे, ध्यान रखना भैया। और आप अपने क्षेत्र से एमपी को चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम कहते हैं सांसद। आप अपने आगे सांसद को चुनते हो ना जब लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा का चुनाव होता है तब भी आप वोट डालते हो, जब विधानसभा का चुनाव होता है तब भी आप वोट डालते हो। तो ये एमएलए और एमपी कौन होते हैं? एमएलए और एमपी आप ही में से चुने गए व्यक्ति तो हैं जो वोट डाल करके आप इनको चुन करके भेजते हो, और ये आपकी बात इनको वहां पे संसद में करनी चाहिए। लेकिन अफसोस, जितने भी एमएलए और एमपी को आप अपने क्षेत्र से चुन करके भेजते हो, वो आपकी बात न करके वो किसकी बात करते हैं? वो अपनी बातें करते हैं। तो यही आज की सच्चाई है। आज वर्तमान में आप देखो भारत में और अधिकांश राज्यों में बीजेपी पार्टी का शासन चल रहा है, और कितना अच्छे तरीके से चल रहा है, कितने खराब तरीके से चल रहा है, ये तो आप लोग खुद से समझ सकते हो। आपके द्वारा जो एमएलए और एमपी चुन करके गए वो आप ही की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? इस बात को याद रखना। तो द कंट्री विल बी रूल्ड बाय द पीपल, देश में जनता का शासन होगा। अ पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द पब्लिक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, जनता के द्वारा एक निश्चित समय के लिए एक व्यक्ति को चुना जाएगा, और यही व्यक्ति क्या करेगा? जाकर के शासन में भागीदारी बनेगा और हमारे लिए वेलफेयर से जुड़ी हुई स्कीम्स बनाएगा, या हमारे लिए उन कामों को करेगा जो हमारे लिए वेलफेयर से जुड़ी होंगी, हमारे कल्याण से जुड़ी होंगी, या हमारे लिए हितकारी जुड़ी होंगी। बात क्लियर है? ये शासन है। तो क्या हर जगह पे लोकतंत्र का शासन होता है? नहीं, याद रखना भैया। देश में शासन की कई प्रणाली होती है। देश में मतलब दुनिया में शासन की कई प्रणाली होती है। जैसे पहले एक शासन की प्रणाली चलती थी जिसको हम कहते थे मोनार्की। मोनार्की यानी इसको हम राजतंत्र कहते हैं, मेरे ख्याल से राजतंत्र की शासन प्रणाली चलती थी। राजतंत्र का अर्थ क्या है? जहां पे किसी राजा या रानी का शासन चलता होगा उसको राजतंत्र कहते थे, याद रखना भैया।
है ना, मोनार्की में ध्यान रखना भैया। अब एक होते ध्यान रखना, एक और होती है जैसे मोनार्की राजतंत्र के अलावा अगर हम बात करेंगे एक और शासन प्रणाली होती है जैसे तानाशाही वाली शासन प्रणाली होती है। तानाशाही आपको पता है जैसे उत्तर कोरिया में तानाशाही चल रही है, ध्यान रखना भी है ना, तो वो भी एक शासन प्रणाली है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप देखोगे लोकतंत्र के अलावा भी और कई प्रकार के शासन प्रणाली होती है जहां पे जनता का उतना रोल नहीं होता है, कुछ व्यक्ति विशेष का ज्यादा योगदान होता है। तो लेकिन पूरी दुनिया में सबसे प्रिय जो शासन व्यवस्था है, पूरी दुनिया में सबसे जो प्रिय शासन व्यवस्था है वो प्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है? तो प्रिय शासन व्यवस्था है तानाशाही नहीं होकर के लोकतंत्र। सबसे प्रिय शासन व्यवस्था है क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहां जनता का पार्टिसिपेट होता है, जहां पे जनता और अपने मुखिया को अर्थात जो देश के सर्वोच्च पदों पर विराजमान जो व्यक्ति उनको चुनती, याद रखना भी, ठीक है। इसलिए आज भी दुनिया के अधिकांश देश जहां पे लोकतंत्र नहीं है तो वो लोकतंत्र के लिए और अग्रसर हैं। और इससे पहले भी अधिकांशतः जब भी स्वतंत्रता की बात, जिन जिन भी देशों में स्वतंत्रता की बात की गई उन सभी देशों ने अपने आप को लोकतांत्रिक देश के तौर पे कहलवाया। जैसे अभी हम एग्जांपल में आपको दक्षिण अफ्रीका का एग्जांपल देंगे जहां पर नेल्सन मंडेला जी के द्वारा 1994 के लगभग आते आते देश को आजादी मिली। आजादी सेंस का मतलब क्या है कि वहां पर जो सरकार थी, जो रंग भेद पर जो आधारित सरकार थी, जो नस्ल भेद पर आधारित जो सरकार थी, जो अश्वेत और श्वेत लोगों पर आधारित जो सरकार थी, वहां पे अश्वेत लोग भारतीय लोगों के साथ में जो अन्याय जैसा किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उन सबको खत्म करके एक बराबरी पर आधारित एक समाज, एक सबको एक दृष्टि से देखने वाली एक सरकार जब बनी तो उन्होंने बाद में जाकर के लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया। तो उसका एग्जाम्पल हम देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही होता है सब कुछ। बाय द पीपल फॉर द पीपल होता है, मतलब जनता के लिए होता है, ध्यान रखना। ये परिभाषा जो ये भी ध्यान रखना, लोकतंत्र की ये परिभाषा जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई? तो ये परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने, याद रखना प्यारे साथियों, ये परिभाषा दी थी। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अच्छी बात। दूसरी बात याद रखना, अगर हम बात करेंगे यहां पे जब भी हम लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं तो दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र भी कौन माना जाता है? अमेरिका को ही दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र भी माना जाता है, याद रखना भी है, ठीक है, अच्छी बात है। बहरहाल आगे चलेंगे। तो हमने ये बात आपको यहां पे समझ में आ गई भैया, ये बात आपको यहां पे समझ में आई। अब हम लोग आगे चलेंगे, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या है? हमने आपसे कहा, ध्यान रखना दोस्तों, हमने जब आपसे कहा कि लोकतंत्र, याद रखना, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां देश में या तो प्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन होगा या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करेंगे। दो प्रकार से व्यवस्था होती है, या तो जनता के द्वारा रूल किया जाएगा, किसके द्वारा भैया? या तो जनता के द्वारा रूल किया जाएगा या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करेंगे। दो ही प्रकार की व्यवस्था होगी लोकतंत्र में, ध्यान रखना, दो ही प्रकार की होगी। अब जैसे हमारे यहां पे भारत में क्या है, हमारे यहां पे जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति रूल करते हैं। हमारे यहां पे क्या होता है भैया? तो हमारे यहां पे जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति रूल करते हैं। हम लोग एमएलए और एमपी को चुनते हैं। तो हमारे यहां भी लोकतंत्र है, लेकिन हमारे यहां ये लोकतंत्र कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगी, हमारे यहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। कई जगह पे क्या होता है कि जनता खुद सारे नियम कानून बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड देश अगर आपने सुना है, तो स्विट्जरलैंड देश जो है वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां पे जनता ही खुल करके सामने आकर के सारे नॉर्म्स बनाती है, याद रखना, ठीक है। अर्थात शासन की सर्वोच्च शक्ति किसमें? जनता में रहते हैं। डेमोक्रेसी इज सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर द कंट्री विल आइदर बी डायरेक्टली रूल्ड बाय द पीपल और इनडायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज द सुप्रीम पावर ऑफ गवर्नेंस इज वेस्टेड इन टू द पीपल। यानी हमने कहा कि सब सुप्रीम पावर किसमें होगी? तो सुप्रीम पावर जनता के पास हो जाएगी, इस बात को याद रखना। तो यह लोकतंत्र की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे यहां पर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था ही तो है। यानी हमने कहा कि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से की गई शासन व्यवस्था प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवस्था तथा बनाई गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। बनाई गई सरकार क्या कहलाती है भैया? बनाई गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। द गवर्नेंस सिस्टम डन बाय द पीपल through their representatives is called representative democracy system and
द गवर्नमेंट फॉर्म इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। याद रखना, क्या? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से की गई शासन व्यवस्था प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवस्था कहलाती है, तथा बनाई गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। भाई सिंपल सी बात है, आप अपने माध्यम से किसी प्रतिनिधि को तो भेज रहे हो, तो उसको चाहे तो हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह लें, या फिर हम उसको क्या कह लें, या फिर हम उसको प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था कह देंगे। क्या कह देंगे उसको? प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था कह देंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स आपकी समझ में आए तो प्लीज एक बार सभी विद्यार्थी यस सर एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ अनुपम सर ये दोनों बात हमारी समझ में आई है। हमारी अब तक की कहानी इतनी हुई कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के क्या मायने हैं, लोकतंत्र काम ऐसे करेगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, हमारे यहाँ पे कौन सा लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड में कौन सा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर आप व्यक्ति को चुन रहे हो, अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हो, तो अपने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, और बनाई गई व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। बताइए, इतनी सी बात आपकी समझ में आई है? तो एक बार बताइए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, इस बात को यहां पर आप याद रखना भैया। आगे चलेंगे, ये बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात। अब हम लोग आगे चलेंगे इसके बारे में। लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव के माध्यम से जनता सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है। लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव के माध्यम से क्या होता है भैया? तो चुनाव के माध्यम से जनता सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। क्या? जवाबदेहिता को सुनिश्चित की जाती है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पीपल इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। भाई हमने कहा कि जो हमारे द्वारा जो सरकार बनी है, जिस सरकार को हमने चुनकर के हमने अपने यहां से सरकार को वहां पर भेजा है, तो वो जो सरकार है वो हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी कैसे रखेगी, वो हमारे लिए जवाबदेहिता कैसे रखेगी वो सरकार, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए व्यवस्था है चुनाव, इलेक्शन। अभी जैसे हमने कहा कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में आगरा से मैं बिलोंग करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश आगरा से पढ़ाता हूं। अगले साल वर्ष 2027 में अगर हम बात करेंगे, अगले साल अगर हम बात करेंगे वर्ष 2027 में, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कौन से चुनाव है? विधानसभा के चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में वर्तमान में 2027 में बीजेपी पार्टी जो है, क्या वर्तमान में बीजेपी पार्टी सरकार चला रही है। अब हमारे जैसे युवाओं का ऐसा मानना है कि बीजेपी पार्टी उस तरीके से काम नहीं कर रही है। 2 बार और जो है कि बीजेपी पार्टी अपना उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद 10 साल के शासनकाल में भी बीजेपी पार्टी उस तरीके से काम नहीं कर पाई जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए था। हालांकि उसने, देखो हर एक सरकार का अपने काम करने का तरीका होता है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए। तो हर एक सरकार का अपना वोट बैंक होता है। तो मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव का जो वोट बैंक रहा वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहा, SC ST बाहुल्य क्षेत्र रहा, तो उन्होंने उसकी तरफ काम किया। लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था अखिलेश यादव की सरकार में। मैं बुराई नहीं करता हूं, मैं सामने अपने आंखों देख रहा हूं। तमाम रेप, बलात्कार जैसी चीजें, चोरी डकैती, बहुत सारी चीजें उसमें होती थी। खुल के गुंडई होती थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नेताओं की भी गुंडई होती थी, ध्यान रखना भी है। कोई भी नेता किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मार सकता है, गाली दे सकता है, जूते साफ करवा सकता है, ये स्थिति होती थी। बीजेपी सरकार में इतनी स्थिति नहीं थी, बीजेपी सरकार में उतनी स्थिति नहीं रही। लेकिन बीजेपी सरकार ने उन गुंडों को तो खत्म किया, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने बाकी चीजों पे काम नहीं किया। जैसे एजुकेशन सिस्टम है उस पर काम नहीं किया, ध्यान रखना भैया। उन्होंने जो सोशल इंफ्रा वाला जो है मुद्दा, उस पर उन्होंने काम नहीं किया। तो अब मान लेते हैं कि अगर 2027 में अगर चुनाव होगा तो 2027 में इस सरकार ने हमारे लिए क्या काम किया, और इसलिए अगर इस सरकार को हमको दोबारा से इलेक्शन में अगर हम इसको वोट दे करके इसको दोबारा से वहां पर भेजेंगे ताकि सरकार हमारे लिए काम करे, तो ये कौन निर्णय करेगा? ये हम लोग ही तो निर्णय करेंगे, हम जनता ही तो निर्णय करेगी। अब उत्तर प्रदेश के लोग ही तो निर्णय करेंगे कि उनको समाजवादी पार्टी को वोट देना है, या उनको बीजेपी पार्टी को वोट देना है, या उनको निर्दलीय लोगों को वोट देना है, या तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल
वो भी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, उनको वोट देना है या उनको किसी अन्य पार्टी को वोट देना है। छोटी छोटी पार्टी और भी है ना, वो AIIM या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी अब चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरीके से किसको वोट देना ये कौन तय करेगा? ये हमारे यहां की जनता ही तो तय करेगी। और अगर हमारे यहां की जनता ही तय करेगी तो यानी जनता किसके माध्यम से तय करेगी कि सरकार की जवाबदेही हमारे लिए चुनाव के माध्यम से तय करेगी। लेकिन जनता अगर चुनाव के माध्यम से तय करेगी, उसके लिए जनता का भी क्या होना चाहिए? जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा बताइए? जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है ना। अब हमेशा हम क्या करते हैं? दूसरों पे दोष आरोपण करते हैं कि भाई दूसरे गलत कर रहे हैं। हम MLA पे दोष लगाते हैं कि विधायक अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से विधायक घूम रहे हैं, लेकिन वो विधायक हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में आपने MLA को जो वोट दिया था, क्या वो आपने MLA को वोट उसके काम के आधार पर दिया था या दारू शराब और पैसे के आधार पर दिया था? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई? मैं आपको लोकतंत्र पढ़ा रहा हूं, सरकार आगे पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ना। मेरे एक अजीज मित्र हैं, तो मित्र जो है वो जो है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, जिला पंचायत सदस्य। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जिला पंचायत सदस्य का आप चुनाव लड़ रहे हो, मुझे चुनाव में उतनी जानकारी नहीं है, मैं लेता ही नहीं हूं कि मुझे नेता बनना नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि जिला पंचायत सदस्य में क्या विधायक की तरह कोई पैसा या गाड़ी या सुरक्षा या कोई भवन मिलता है? बोले ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो फिर मैंने क्या मिलता है? ये तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती। बोले ये जिला पंचायत सदस्य जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनता है और सबसे बड़ा मुखिया होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, जो कम से कम अपने 5 साल के टर्नओवर में 100 से 150 करोड़ रुपए तक के 200 करोड़ तक की जो योजनाएं जिले में आती हैं, उन योजनाओं को जो उनका कार्यान्वयन है, अप्रूवल है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा जाता है। उसमें से कम 50% बचत जो जिला पंचायत अध्यक्ष की होगी, यानी 5 साल में जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया वो कम से कम खुद में 100 करोड़ का मालिक हो जाएगा। और 5 साल में आप कितनी भी बड़ी फर्म खोल लीजिए, कितनी बड़ा बिजनेस खोल लीजिए, उस बिजनेस में इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा जितना बड़ा प्रॉफिट एक बार आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए तो आप इतने कमा सकते हो इतना। तो मैंने कहा आपको क्या फायदा होगा? तो जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि जैसे ही मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाऊंगा तो एक जिला पंचायत सदस्य जो है सारे जिला पंचायत सदस्य मिलकर के जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ऐसे में जिला पंचायत सदस्य किसको अपना वोट देगा? ये इनडायरेक्ट वोट होता है, जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो इनडायरेक्ट वोट होता है। तो ऐसे में जिला पंचायत सदस्य की बोली लगती है। बोली सेंस का मतलब कि इतना पैसा मैं आपको दूंगा और आप अपना वोट जो है मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य का जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए जो है पैसा मिलता है। 1.5 करोड़ रुपए जिला पंचायत सदस्य को मिलेंगे। मिनिमम बात बताइए कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए, और अधिकतम ये 2 करोड़ तक भी पहुंचता है कि 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच में पैसा मिलेगा जिला पंचायत सदस्य को, जो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेगा। ध्यान रखना। अब इसका मतलब मैंने कहा कि यार जिला पंचायत सदस्य आप, उन्होंने कहा कि मैं एटा में जसराना विधानसभा पड़ती है और एटा क्षेत्र के पास वही है शायद कहीं, और मैं वहां से जो मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम तो 1.5 करोड़ रुपए लेकर के फ्री हो जाओगे, जनता का क्या होगा? तुम्हारे क्षेत्र के लोगों ने तुमको जिला पंचायत सदस्य बनाया। तो उन्होंने कहा कि उन क्षेत्र के लोगों ने मुझे बनाया ही कहां, वो मुझे फ्री में वोट दें, मैं उनके लिए काम करूंगा। मैंने कहा क्यों? कि मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए इतने दिनों मैंने चुनाव किया, इतने दिनों में चुनाव में मतलब मैं चुनाव के लिए जब मैं गया तो अपना एडवर्टाइजमेंट मैंने किया। तो एडवर्टाइजमेंट में मुझे हर जगह जाना पड़ता है, कहीं भी 10-20 लोग साथ जा रहे हैं, पूरे गांव के लोगों को शराब पिलाना, भंडारा कराना, दावत कराना, और जो है कि भैया कीर्तन कराना, भागवत कराना, कहीं पर भी जा रहे हैं नेताजी कहा 500 रुपए देना, 1500 रुपए देना, 2000 देना, 5100, 1 लाख, 10,000। बोले कि अब तक मैं पिछले 1.5-2 साल से अभी उत्तर प्रदेश में और जो है जिला पंचायत के चुनाव थे, लेकिन अब वो इलेक्शन टल गए, अगले साल पहुंचेंगे जो चुनाव होंगे डायरेक्ट में जिला पंचायत के। तो उन्होंने कहा कि अब तक मैं एडवर्टाइजमेंट में अपने चुनाव में लगभग में 30 से 35 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं। अब किसमें खर्च कर चुके हैं? लोगों को घुमाने में, उनको चीजों में खर्च। अगर उनको युवाओं को अगर शराब नहीं पिलाया, युवाओं को अगर ये नहीं करवाया तो वोट नहीं देंगे। तो मुद्दे की बात तो ये है ना दोस्तों कि अब आपने ऐसे व्यक्ति को जिला पंचायत सदस्य चुना जिसने इस तरीके से वोट लिया, तो फिर अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हो आपके लिए काम करेगा? आप उस व्यक्ति को चुनिए ना जो उस सिस्टम पर आधारित बात करेगा, लेकिन उस सिस्टम पर अगर कोई बात करेगा तो उसको आप नहीं चुनोगे, है ना। तो ये सारी बात है भैया। तो हमने क्या कहा कि यदि चुनाव के माध्यम से आप सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हो तो चुनाव में कहते हैं कि फ्री एंड फेयर वाली चीजें होनी चाहिए ना, लेकिन उसके लिए आपका क्या होना जरूरी है? जागरूक होना जरूरी है। अब आप चीजों को समझते भी हो, ध्यान रखना, आप खुद से अपने आप को सप्रेस महसूस करते हो, आप खुद से अपने आप को बटे हुए हो कि मेरी जाति का, मैं SC जाति का हूं तो मैं SC वाले को दूंगा, मैं जनरल वाले को तो वोट दूंगा ही नहीं,
मैं ब्राह्मण ठाकुर को तो वोट दूंगा ही नहीं। ब्राह्मण ठाकुर कहेगा कि ये तो नीच जात का, ये तो SC ST का कैंडिडेट है, इसको तो मैं वोट दूंगा ही नहीं। हिंदू कहेगा कि मैं मुसलमान कैंडिडेट को नहीं दूंगा, मुसलमान कहेगा कि मैं हिंदू कैंडिडेट को नहीं दूंगा। आप लोग अपने आप में ही यदि बटे हुए हो तो फिर जो आपके ऊपर सरकार जो रूल करेगी वो तो करेगी ना। वर्तमान बीजेपी सरकार क्या कर रही है, हिंदू मुसलमान में बटी हुई है, उसी तरीके से काम कर रही है। तो उसके लिए आपका जरूरी हो, आपका अवेयरनेस होना तो जरूरी है ना। ठीक है, चलिए। तो लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव के माध्यम से जनता सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है। तो इस बात को याद रख लो कि आगे भविष्य में अगर आप हमसे पढ़े हो, हमारे छात्र रहे हो भैया, तो जब भी आप वोट डालो, जब भी आप वोट डालो, चाहे अपने यहाँ पे प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हो, आपके यहाँ मुखिया जिसको बोलते हैं, सरपंच जिसको बोलते हैं, या तो उसका चुनाव हो, जिला पंचायती का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उस व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति उसके लिए योग्य हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो जनता चुनाव के माध्यम से सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है। इस बात को ध्यान रखना। इंश्योर दी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी बाय द इलेक्शन, ध्यान रखना। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा कि यह जनता का, ऑफ द पीपल, जनता के लिए, फॉर द पीपल, जनता के द्वारा, बाय द पीपल है। अमेरिका 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन सेड अबाउट डेमोक्रेसी दैट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था भैया कि लोकतंत्र के बारे में कि यह जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। इस बात को याद रखना भैया। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहां पर कि हाँ सर ये बात समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से, ये लोकतंत्र के बारे में और ये जनता के बारे में, इस बात को याद रखना भैया। बात क्लियर है? समझ में आ गया भैया? बताइए भैया। एक सेकंड रुकिएगा प्यारे साथियों, एक तनिक एक अर्जेंट कॉल है, बस एक सेकंड के लिए म्यूट करूंगा मैं आपको, ठीक है? हाँ, ठीक है भैया। चलिए खैर आगे बात करें। ये बात समझ में आ गया? नेक्स्ट चलेंगे, ध्यान रखना। तो अब हमने कहा कि अच्छा इतना बड़ा बवाल है लोकतंत्र का, अब आप दांत निकालते हुए अब आप हंस रहे हो, आपकी समझ में आए कि ओ ये है लोकतंत्र, मामला तो बड़ा गड़बड़ है, ये मामला तो बड़ा गड़बड़ है अनुपम सर, हा 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 है, ये है लोकतंत्र। साहब समझ में आ गया भैया? यानी अगर हम बात करेंगे कि इस लोकतंत्र में आप ही मुखिया हो, है ना, आप ही मुखिया हो, आप किसको वोट दोगे वही सारी चीजें होंगी। लेकिन आप यदि वोट बीड़ी, सिगरेट, पौआ, तय, चिलम, तंबाकू, इसके चक्कर में वोट दे दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वोट देते समय बड़ा ध्यान से रखा करो भैया, ठीक है? चलो, तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, यह अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इस बात को याद रखना। यानी हमने कहा कि बेसिकली लोकतंत्र कितने प्रकार का है, तो लोकतंत्र भी हमने क्या बताया, दो प्रकार का। एक तो हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, पीपल मेक रूल्स एंड डिसीजन डायरेक्टली, जहां पे जनता डायरेक्टली रूल बनाएगी। ध्यान रखना भैया, जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णय बनाती है और निर्णय भी लेती है। ऐसा लोकतंत्र कहां पर है, तो ऐसा लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ऐसा लोकतंत्र कहां हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। हमारे यहां पे कैसा है, हमारे यहां पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल मेक्स द रूल्स, जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति नियम बनाते हैं। जैसे भारत, जैसे क्या हो जाएगा भैया, जैसे भारत हो जाएगा, याद रखना, जैसे क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना भैया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम क्या कहेंगे भैया, इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को हम लोग कहते हैं भैया प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्या कहते हैं भैया, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे भैया इसको हम लोग, इसको हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र कहेंगे, याद रखना भैया। अब याद रखना, इसको हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र जरूर कह रहे हैं प्यारे साथियों। हमारे यहां पर अब हमने अब तक की क्लास में आप क्या समझे, अब तक की क्लास में आप समझे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार क्या है, लोकतंत्र के मायने क्या है, लोकतंत्र को किसने कहा, और लोकतंत्र की सारी चीजें। अब लोकतांत्रिक सरकार जब आपने बनाई है, प्रतिनिधि सरकार आपने बनाई है, तो सरकार के क्या मूल तत्व हैं, मतलब हम कैसे कहेंगे कि भाई ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। गुड आफ्टरनून मुनमुन कश्यप जी, स्वागत है। धमेश कुमार जी, परवीन अंसारी जी, वैशाली वैश्य जी, सहीना जी, बींट कौर जी, खुशबू कुमारी जी, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते नमस्कार। हम कैसे कहेंगे भैया कि दिस गवर्नमेंट
100% हम कैसे कहेंगे भैया ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताए गए हैं कि भाई ये अगर किसी सरकार में है तो वो सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी, जिसमें यानी तो लोकतांत्रिक सरकार के मूल तत्व के बारे में बात करें कि भाई लोकतांत्रिक सरकार के मूल तत्व क्या क्या होंगे, ध्यान रखना। क्या हुआ भैया? तो लोकतांत्रिक सरकार के जो मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो हमने कहा कि नंबर 1 तत्व हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार का, जिसको हम कहते हैं भैया नंबर 1, जिसको हम कहते हैं सहभागिता। क्या कहते हैं भैया? सहभागिता, पार्टिसिपेशन, जहां लोगों की भागीदारी होगी। तो लोकतंत्र में जनता की सहभागिता एक आवश्यक तत्व है, तथा यह 2 प्रकार की होती है। तथा यह 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, एक होता है इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, है ना, प्रत्यक्ष सहभागिता, और एक होती है भैया अप्रत्यक्ष सहभागिता। प्रत्यक्ष सहभागिता और क्या होगी, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष सहभागिता, इस बात को ध्यान रखना। प्रत्यक्ष सहभागिता और क्या होगी, ध्यान रखना भैया, अप्रत्यक्ष सहभागिता हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत भैया कि हाँ सर ये बात एकदम से क्लियर, ये बात एकदम से क्लियर। प्रत्यक्ष सहभागिता और क्या हो जाएगी, अप्रत्यक्ष सहभागिता। ठीक है, जहां लोगों का शासन होगा। सर एक बार टाइम बता दीजिए क्लास का। भाई नहीं बता सकता धर्मेश कुमार जी, मैं आपको क्लास का टाइम नहीं बता सकता हूं, स्पेशली आपको, क्योंकि आपके नंबर को मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया था। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सीटेट वाले सभी विद्यार्थियों का, जिसमें हम सभी विद्यार्थियों को ऐड कर दे रहे हैं, और उसमें हम लोग मैसेज कर देते हैं जब भी क्लास होती है उससे 10 मिनट पहले। और मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया, आपने ग्रुप लेफ्ट मार दिया बिना ये बात जानने की क्या है। तो भाई मैं आपको स्पेशली नहीं बता सकता क्लास का टाइम क्या है, क्षमा करें आप, क्योंकि वो ग्रुप मैंने बनाया इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि उस ग्रुप में सभी बच्चों से बातचीत हो सके। उस ग्रुप में मैसेज में कर दूं कि भैया इतने बजे आपकी क्लास है, सभी लोग एप्लीकेशन पे लाइव आ जाओ। और ये जो बाकी ये विद्यार्थी भी लाइव देख रहे हैं, ये तभी एप्लीकेशन पे लाइव आते हैं जब उनके पास मैसेज पहुंचता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष सहभागिता क्या ध्यान रखना है, जहां जनता डायरेक्ट वोट देगी। तो ध्यान रखना प्रत्यक्ष सहभागिता क्या है, कि प्रत्यक्ष सहभागिता से तात्पर्य है कि जब जनता वोट दे करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। याद रखना भैया, जब जनता वोट दे करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है, याद रखना भैया, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रेफर्स टू व्हेन पीपल वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्ट अगर वोट करती है, याद रखना भैया, वोट देकर के करेगी, अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, तो क्या कर लेगी भैया, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। बात क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि चुनाव में मत वयस्क व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। चुनाव में मत वयस्क व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यानी चुनाव में मत किसके आधार पर, मत वयस्क व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। कोई भी जवान व्यक्ति, जिसको हम कहेंगे वयस्क, मतलब आम भाषा में समझिए जवान व्यक्ति को वोट देगा, जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहेंगे, अंग्रेजी में इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, ध्यान रखना। अब वयस्क व्यक्ति कौन होगा? जिसकी एक निश्चित उम्र तय की गई थी। जैसे पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, पहले कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता था। पहले क्या होता था? पहले कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता था? वोट डाल सकता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1989 में, उसके द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया इसके द्वारा? तो उसके द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 का समय आपको पता होगा, भारत में किसकी सरकार है भैया? राजीव गांधी जी की सरकार है। राजीव गांधी जी इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। तो राजीव गांधी जी इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, याद रखना भैया। तो चुनाव में मत वयस्क व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शन, अ सिस्टम नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। द वोटिंग एज वाज ओरिजिनली 21 years but was reduced to 18 by the 61st Constitutional Amendment 1989। बात क्लियर है? तो ये प्रत्यक्ष सहभागिता है, याद रखना। बात क्लियर है? अच्छा, याद रखना कि ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सार्वभौमिक सफरेज भी कहते हैं। नया वर्ड होगा आपके लिए, सफरेज,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सफरेज, इसको हम क्या कहते हैं या इसको हम लोग यूनिवर्सल सफरेज भी कहते हैं। अब याद रखना सफरेज शब्द का मतलब क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, सफरेज शब्द का मतलब होता है मत देने का अधिकार। आपके एनसीईआरटी में मत देने का अधिकार। सफरेज मूवमेंट चलाया गया था, पूरे यूरोप में भी सफरेज मूवमेंट चलाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। जब प्रथम विश्व युद्ध के समय सारे पुरुष जो हैं युद्ध में चले गए, तो जो काम पुरुषों के होते थे वो सारे काम महिलाओं के हो गए, महिलाओं को करना पड़ा। तो जब सारे काम महिलाओं को करने पड़े तो फिर महिलाओं ने भी क्या कर दिया, फिर वोट डालने का अधिकार भी हमको दीजिए, क्योंकि पहले वोट डालने का अधिकार केवल पुरुषों को होता था। तो कहा कि भैया फिर वोट डालने का अधिकार भी दीजिए। तो फिर वहां की महिलाओं ने अपने लिए मतदान के अधिकार को लेकर के एक आंदोलन चलाया जिसको सफरेज मूवमेंट कहा गया। इसको क्या कहा गया, इसको तो उसको सफरेज मूवमेंट कहा। याद रखना सफरेज मूवमेंट क्यों चला, मतदान के लिए चला, याद रखना। तो जहां जहां भी वोट डालने के लिए एक निश्चित समय, निश्चित आयु की और निश्चित वर्ग की बात की जाती है, तो वहां पे सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा और उसको हम लोग सार्वभौमिक सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज भी कहेंगे। कोई दिक्कत बताइए? ये प्रॉपर थ्योरी की क्लास है, एप्लीकेशन पे एकदम टनाटन क्लास, एप्लीकेशन पे ऐसी क्लास चलती है। आप में से जिन बच्चों ने यूट्यूब पर हमसे पढ़ा होगा और अब एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, तो अंतर आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ एप्लीकेशन पे क्लास कैसे होती है, और वो बहुत ही नॉमिनल फीसेस में। अब आप मुझे बताइए कहीं पर भी इतना एसएसटी का स्पेशल कोर्स 199 केवल 199 रुपए में कहां पर मिल रहा है, 199 रुपए में, समझ रहे हो? तो अपने दोस्तों को बताया करिए हमारे एप्लीकेशन के बारे में। क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप हमारी टी शर्ट्स के पीछे भी लिखा हुआ है कि भाई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अनुपम सर से जुड़िए, मात्र 199 रुपए देकर के कंप्लीट थ्योरी को पढ़िए एप्लीकेशन पे, ठीक है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सार्वभौमिक सफरेज भी कहते हैं, याद रखना भी है, ठीक है? अच्छी बात है, याद रखना भी है। मैंने भी बताया आपको कि सफरेज शब्द की उत्पत्ति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला मताधिकार आंदोलन से हुई, महिला मताधिकार आंदोलन से हुई। इस शब्द से तात्पर्य वोट देने का अधिकार है। द टर्म सफरेज ओरिजिनेटेड विथ द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इट मीन्स द राइट टू वोट। ये क्या दिया, वोट देने का एक अधिकार है, राइट टू वोट है, याद रखना। ये क्या हो जाएगा, राइट टू वोट है। तो सफरेज शब्द की उत्पत्ति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला मताधिकार आंदोलन से हुई। इस शब्द से तात्पर्य वोट देने का अधिकार है, याद रखना भैया। महिलाओं को वो भारत में वोट देने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा सबसे पहले मिला था। मैंने इससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, है ना, जो सीटेट वाले बच्चे पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, आपको याद रखिए आपके पेड कोर्स में एक वीडियो मैंने ऐड कर दिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें मैंने 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, 1909 का एक्ट, इससे पहले सारे एक्ट और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी है। उसको आप देख लीजिएगा, संविधान के नाम से एक फोल्डर बना दिया है, ठीक है भैया? वो एक्स्ट्रा इसलिए बना दिया है कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ने को मिले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा सबसे पहले मिला। वुमेन इन इंडिया फर्स्ट गॉट द राइट टू वोट थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, इनके द्वारा दिया गया। याद रखें प्यारे विद्यार्थियों कि यूएसए में 1920 में तथा इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। The USA granted women the right to vote in 1920 and England in 1928। तो यूएसए ने 1920 में तथा इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार यहां पे प्रदान किया गया। इस बात को याद रखना, ठीक है? ये सवाल फैक्ट भी है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 में मिला, और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला, याद रखना भैया। जब अगर बात करेंगे पूरी दुनिया में, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि पूरी दुनिया में, तो 19 सितंबर 1893 को न्यूजीलैंड में अपने यहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया। 19 सितंबर 1893 1893 न्यूजीलैंड फर्स्ट गेव वुमेन द राइट टू वोट। राइट टू वोट, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम पूरी दुनिया में सबसे पहले किसने दिया था, तो न्यूजीलैंड ने अपने यहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। लेकिन भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार
1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा दिया गया। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में उसी समय पर मिला। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। कोई दिक्कत यहां तक? एक एक चीज समझ में आ रही? किसके बारे में बात करें हम? ये हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के बारे में बात करें, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने कहा कि वोट्स फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए वोट की बात, ये कब की गई है भैया? ये सफरेज मूवमेंट के समय की तस्वीर है। जब सफरेज मूवमेंट चल रहा था, तो सफरेज मूवमेंट जब चल रहा था, तो सफरेज मूवमेंट के समय की ये बातें याद रखना भैया, ठीक है भैया। चलिए, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं कि जो आयु में निश्चित कर दी। जैसे हमने कहा कि पहले वोट डालने की उम्र कितनी थी, तो पहले वोट डालने की उम्र थी भी 21 ईयर्स। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला और पुरुष जिसकी उम्र 21 साल है, वो वोट डाल सकता है। लेकिन फिर इसको घटा करके 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इस उम्र को कर दिया गया 18 ईयर्स कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया कि अब 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जब सब वोट दे सकते हैं तो सार्व यानी सभी, भौमिक यानी सभी लोग जो वयस्क हैं, और वयस्क कौन है? जिसकी उम्र 18 साल से मताधिकार, मत देने का अधिकार है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस पर है? वो समानता के विचार पर आधारित ही तो है। बोलिए, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। हम बात की टॉपिक की किसकी करें? हमारा टॉपिक ही इसका है। तो हमारा टॉपिक ही है भैया क्या? लोकतंत्र एवं समानता। तो ये याद रखना, भारतीय संविधान में अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है, तो किसके लिए की गई है? समानता लाने के लिए की गई है, आइडिया ऑफ इक्वलिटी है। क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट देने का अधिकार है। As it declares that every adult man and woman in the country, irrespective of his her economic status or caste, it is entitled to one vote. एक वोट देने का अधिकार है, राइट? समझ में आ गया? तो अभी हमारे देश में क्या दिया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सीटेट में कई बार ये सवाल पूछ लिया, याद रखना, सीटेट में कई बार ये सवाल पूछ लिया, एक बार नहीं, हर एक पेपर में। ऐसा कोई पेपर खाली नहीं जाता सीटेट का जहां से सवाल न पूछा जाए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का दे, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, वो क्या कर सकता है भैया? वह वोट दे सकता है। इस बात को याद रखना भैया, कोई दिक्कत? अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? ये क्या है? सहभागिता है, लोकतंत्र में सहभागिता है। क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? लोकतंत्र में सहभागिता। और लोकतंत्र में सहभागिता में क्या? लोगों की भागीदारी। तो लोगों की भागीदारी दो तरह की, एक तो प्रत्यक्ष भागीदारी की, लोग ऐसा करके लोकतंत्र को, एक अच्छे लोकतंत्र को बनाएंगे। एक अच्छा लोकतंत्र क्या है? जो लोगों की भागीदारी है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स है। तो एक तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, लोगों ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया इलेक्शंस वगैरह में, चुनाव वगैरह में, उस तरीके से ये काम करवाए, अपने लिए भी कुछ चीजों को किया, याद रखना। लेकिन अप्रत्यक्ष सहभागिता, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन के बारे में अगर बात करेंगे, तो जब नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए संगठित रूप से अपनी आवाज उठाते हैं, तब इसे दबाव समूह के रूप में भागीदारी मानी जाती है। जब अप्रत्यक्ष सहभागिता मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रेशर बना रहे हैं, काम करिए, काम करिए। When citizens raise their voice in an organized manner to hold their elected representatives accountable to the public, it is considered participation as a pressure group. एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते, ध्यान रखना, राइट्स, अच्छी बात। जैसे हमने कहा कि जब नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए संगठित रूप से अपनी आवाज उठाते हैं, तब इसे दबाव समूह के रूप में कहा जाता है। दबाव समूह क्या है? दबाव समूह वे संगठित समूह होते हैं जो सरकार या जनप्रतिनिधियों पर नीतियों और निर्णयों को जनता के हित में बनाने का दबाव डालते हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करो, जनता की आवाज, हमारी मांगे हमारा अधिकार, जनता की समस्याओं को उठाना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, नीतियों निर्णयों को प्रभावित करना, जनता के हितों की रक्षा करना, जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो इस काम को करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो है ग्रुप्स हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है वो इन सारी चीजों को काम करते हैं। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरीके से चीजों को काम करती है। भैया बात क्लियर है? जैसे अभी देश में सबसे बड़ा बुरा माहौल चल रहा है इस वक्त देश में, लेकिन सारे माहौल सही हो जाएंगे। मोदी जी एक बार आके कहेंगे कि बहनों और भाइयों, तो बस सारी चीजें एकदम से ओके हो जाएंगी, ध्यान रखना भैया, ठीक है? हाँ,
तो जैसे हमने कहा कि जैसे भी क्या नीट का पेपर है, तो नीट का पेपर मान लेते हैं कि नीट का पेपर हुआ, कैंसिल हो गया, मतलब लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, तो ऐसा नहीं हो, हजारों बच्चे इसके उसमें आते हैं, हजारों बच्चे इसके दायरे में आते हैं, याद रखना भैया। तो नीट का पेपर याद रखना भैया और लीक हुआ, तो इसके तौर पे जनता पे प्रेशर बनाने के लिए, जनता पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए दबाव समूह के तौर पे बहुत सारे ग्रुप्स सामने आए, बहुत सारे टीचर्स सामने आए, और बहुत सारे टीचर्स जब सामने आए, याद रखना भैया, तो उन टीचर्स ने सरकार पे दबाव बनाया कि भाई ये काम मत करिए, नीट का पेपर लीक मत करिए, ये सारी चीजें मत करिए, ये काम आप मत करिए भैया, है ना भाई, जवाबदेहिता है आपकी, अच्छे तरीके से ये काम मत करिए। लेकिन हुआ क्या, उल्टा काम हो गया, याद रखना। जैसे बहुत सारे टीचर्स थे, इसमें आपने सुना होगा, बिहार के एक बड़े फेमस टीचर हैं खान सर हैं, गणित के एक बड़े फेमस टीचर हैं अभिनय शर्मा सर हैं, तो अभिनय शर्मा सर हैं, खान सर हैं, और बड़े बड़े टीचर हैं। इन लोगों ने क्या किया भैया, इनको लेकर के बहुत सारी चीजों को लेकर के बात किया, नीट पेपर लेकर के दबाव समूह के तौर पर काम किया, लेकिन लोग उल्टा हुआ क्या, सरकार ने उनके खिलाफ केस कर दिए। तो यही तो तानाशाही वाला दौर चल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक पेपर होता है, उत्तर प्रदेश में एक पेपर होता है लेखपाल का पेपर, उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पेपर भी लीक हो गया, या वो नियमबद्ध तरीके से नहीं हुआ, तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लेखपाल में प्रयागराज में क्या हुआ, याद रखना भैया, तो प्रयागराज में और जो है कैंडल मार्च वगैरह निकाला, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो निकालेंगे ना, बच्चों के हित के बारे में बात करेंगे ना महाराज। उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे आप देखोगे तो इलाहाबाद में एक बड़ी अच्छी कोचिंग है, टारगेट ऑन कोचिंग है, रवि पी तिवारी सर उसको जो है लीड करते हैं, एक सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी है, मारूफ सर उसको चलाते हैं, एग्जाम्पल कोचिंग है जहां पर हमने पहले पढ़ाया भी है, आदरणीय विवेक चौधरी सर उसको लीड करते हैं। सरकार ने क्या किया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया। तो ये तानाशाही वाला दौर तो चल रहा है ना, जबकि होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए, सरकार को बात सुननी चाहिए और उसके बारे में कहना चाहिए कि यस हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेट में, हम प्रतिनिधि लोकतंत्र में रह रहे हैं, आप सभी जनता ने ही हम सबको चुन करके भेजा है, और अगर यह समस्या हमसे कुछ हो रही है तो हम निश्चित तौर पर इनका समाधान करेंगे। सरकार ने उनका बैल लगा दिया, बैल लगाने से समाधान थोड़ी ना हो जाएगा। कोई भी सरकार का एक व्यक्ति, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, या कोई भी उनका एक सचिवालय से सेक्रेटरी, कोई भी सचिव आकर के इस बात को कहता कि इस चीज की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में सरकार हमारी है, इस तरीके से अगर कोई भी पेपर लीक जैसी घटना है तो इसको लेकर के तुरंत हम इस पर कार्रवाई करेंगे, सारे मुद्दे थम जाते। लेकिन नहीं, उल्टा चीजें गड़बड़ हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आ रही भैया, बताइए क्या सर, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, अच्छी बात, आगे चलते हैं साहब। हमने कहा याद रखना भैया, अप्रत्यक्ष सहभागिता में, यह अप्रत्यक्ष सहभागिता एक महत्वपूर्ण रूप है जो सदैव शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक तथा संवैधानिक और कानूनी सीमाओं के अंतर्गत होनी चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म of indirect participation which should always be peaceful, non-violent and with constitutional and legal limits, है ना, जो संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, अहिंसात्मक तरीके से होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। ध्यान रखना भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया, क्या से बात क्लियर है। जनता अपनी मांगों और विचारों को प्रकट करने के लिए विभिन्न लोकतांत्रिक माध्यम अपनाती है, जैसे धरना देना, प्रदर्शन करना, रैली जुलूस निकालना, हड़ताल करना, हस्ताक्षर अभियान चलाना। यही काम तो कर रहे थे प्रयागराज बेस्ड जो जितने भी लोग थे, वो सारे लोग क्या कर रहे थे भाई, ऐसा तो नहीं, शांतिपूर्ण तो थे, कोई हथियार चला करके गोलीबारी थोड़ी ना कर रहे थे, कोई मारपीट थोड़ी ना कर रहे थे किसी से, अहिंसात्मक तरीके से कोई हिंसा कर रहे थे क्या, नहीं। और उनका राइट है धरना प्रदर्शन करना, उनका राइट है प्रदर्शन करना, उनका राइट है। बताइए, शांतिपूर्ण तरीके से कोई व्यक्ति अपनी बात भी नहीं कह सकता क्या। अब इसी बात को लेकर के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, हम कितने बुरे समय से गुजर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जिसको लोकतंत्र की मजबूती माना जाता है, वो चापलूस बन करके बैठा है। एक से एक चीजें हैं कि क्या कह सकते हैं। तो ये दौर बहुत तानाशाही का दौर गुजर रहा है, इस बात को याद रखना। ठीक, चलो खैर आगे चलेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये जो खराब समय चल रहा है वो बहुत जल्दी हो। और हालांकि मैं तो देखो एक बहुत छोटा सा टीचर हूं, मैं सब बड़े बड़े टीचर तो शायद मुझे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी इन सब टीचर्स पे जो फेक केसेस गवर्नमेंट के द्वारा या उनके द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा जो किए गए, वो बहुत जल्दी फिनिश हो, बहुत जल्दी खत्म हो।
सब बढ़िया हो, सबकी कोचिंग्स खुले, ओपन हो, और जो भी इन्वॉल्वमेंट कोचिंग वालों के इनमें हुए हैं, जो सरकार गलत तरीके से उनको सप्रेस कर रही है, बहुत जल्दी सब ठीक हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हालांकि कुछ ऑनर्स को मैं जानता हूं कोचिंग वालों से, इनसे मेरी बातचीत हुई, जैसे टारगेट होने वाले रवि पीतवारी सर, मैंने उनसे बातचीत हुई, मैंने कहा सर सब ठीक हो जाएगा जल्दी, तो खैर राइट। चलो आगे बात करेंगे। तो नंबर 1 क्या हो जाता है? तो नंबर 1 हो जाएगा सहभागिता। नंबर 1 क्या हो जाएगी? सहभागिता। सहभागिता के बाद नंबर 2 पर क्या हो जाएगा? समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, तब क्या होता है? तब होता है समस्याओं का समाधान, है ना। तो समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लोकतंत्र की ये बात है। अगर लोग तालमेल नहीं बिठा पा रहे तो आप उसको सही करिए। हमारे देश में अलग अलग संस्कृति तथा समुदाय के लोगों का निवास है, जो कभी कभी विवाद और मतभेद उत्पन्न का कारण होता है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। यहां पे संस्कृतियां लगे, यहां पे धर्म लगे, ये क्षेत्र लगे, आर्थिक पृष्ठभूमि लगे, लोग आपस में टकरा गए, तालमेल ही नहीं बिठा पा रहे। तो जबकि लोकतंत्र में तालमेल बैठा होना चाहिए, कोई दिक्कत, अच्छी बात। विवाद और मतभेद का कारण असमानता और अवसरों की कमी भी हो सकती है। भाई लोकतंत्र में असमानता और अवसरों की कमी नहीं होनी चाहिए, अवसरों की कमी से ही असमानता होती है। कभी कभी विविधता में ये चीजें देखने को मिलती है। विवाद की स्थिति में सरकार पुलिस और कानून व्यवस्था का प्रबंध करती है, राइट। नदियां भी कभी कभी विवाद का कारण बन जाती है। जैसे आपके एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, कावेरी नदी जल विवाद आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कई बार सीटेट में सवाल पूछा गया, सीटेट में सवाल पूछा गया है कि नीतियां भी विवाद का कारण बन जाती हैं। जैसे कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है ना। कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर डैम बना हुआ है। कौन सा? कृष्णराज सागर डैम बना हुआ है। और तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मैट्टूर डैम बना हुआ है, ध्यान रखना। कृष्णराज सागर डैम इन कर्नाटक एंड मैट्टूर डैम इन तमिलनाडु। कृष्णराज सागर डैम जो है, याद रखना भैया, इससे जो कर्नाटक का जो बंगलुरु शहर है, बंगलुरु शहर जो याद रखना, वो शहर की क्या होती है भैया? जरूरतें इसी डैम के द्वारा पानी से वांगी सिंचाई वगैरह, पेयजल वगैरह की उपस्थित सब ठीक होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो कर्नाटक में कृष्णराज सागर डैम है वो ऊंचाई पर बना हुआ है, मैट्टूर डैम नीचे बना हुआ है। मैट्टूर डैम में पानी तभी आएगा जब कृष्णराज सागर डैम से पानी प्रॉपर छोड़ा जाएगा। कृष्णराज सागर बांध वाले कहते हैं कर्नाटक वाले कि नहीं, हमको पानी की ज्यादा जरूरत है। तो ये लोग क्या करें? कभी कभी कृष्णराज सागर बांध वाले ज्यादा पानी छोड़ देंगे तो मैट्टूर डैम में ज्यादा पानी हो जाएगा। तो एक विवाद है दोनों के बीच में, बैठ करके सुलझाना चाहिए। विवादों का समाधान, विवादों का समाधान करने के लिए सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ता है, याद रखना। बिल्कुल सारे पॉइंट्स आपके सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें पूरी होती है। तमिलनाडु के मैट्टूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णराज बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, तमिलनाडु का मैट्टूर बांध नीचे है। मैट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकेगा जब कृष्णराज सागर बांध पानी छोड़ा जाएगा। तो बहुत सालों से, लगभग पिछले 20-25-30 सालों से विवाद की स्थिति बनी रही है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छी बात है। तो विवाद कई चीजों से, अच्छा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि कभी कभी भाषा भी विवाद का कारण बन जाती है। समटाइम्स लैंग्वेज ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। कभी कभी भाषा भी क्या बन जाती है भैया? विवाद का कारण बन जाती है। भाषा भी क्या बन जाती है? विवाद का कारण बन जाती है, याद रखना भैया। दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत यानी काले लोग, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे लोग और अश्वेत यानी काले लोग, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, याद रखना भैया। तो वही बात है, लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, विवाद होता है, याद रखना भैया। भाषा का बात, भाषा का बात कैसे? जैसे एक कहानी दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, माया नायर की कहानी दे रखी है। मैं पहले तो आपको उस पूरी कहानी को संक्षिप्त में बता देता हूं। माया नायर की कहानी क्या है
एनसीईआरटी में कहानी दे रखी है माया नायड की, कि माया नायड एक 11 वर्ष की एक लड़की है जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में रहती है। तो जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की लड़की दक्षिण अफ्रीका माया नायड की कहानी है। द स्टोरी ऑफ माया नायड एंड 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन जोहान्सबर्ग। वो रहती है अपने घर में, एक दिन साफ सफाई का काम चल रहा होता है, तो साफ सफाई के काम के दौरान उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है। बच्चों की स्क्रैप बुक होती है, इसमें बहुत सारी कटिंग्स वगैरह बच्चे रख लेते हैं। उसमें वो देखती है कि एक लड़के की बहुत ज्यादा कटिंग वहां पर है, जिसका नाम बताया जाता है हेक्टर पीटरसन। तो हेक्टर पीटरसन नाम बताया था कि उस लड़के से रिलेटेड बहुत सारी कटिंग्स वगैरह हैं। तो उसके बारे में पूछती है वो अपनी मां से कि मां ये क्या है। तो ऐसे फोटो में दिखाया गया कि वो इसमें से देख के अपनी मां से पूछ रही है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। तो उसकी माता बताती है कि हेक्टर पीटरसन को पुलिस ने गोली मार दी थी। माया की माता ने बताया कि पुलिस ने हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी थी, लेकिन क्यों? माया मदर्स एक्सप्लेन व्हाई द पुलिस शूट हेक्टर पीटरसन। उसने पूछा क्यों मार देती है, तो फिर उसकी मम्मी एक्सप्लेन करती है। उसकी मम्मी एक्सप्लेन करके बताती है कि बेटा, दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद शासन था। साउथ अफ्रीका वाज प्रिविलेजली गवर्न्ड बाय अपार्थाइड। रंग भेद, रंग के आधार पर शासन होता था, रंग के आधार पर शासन होता था। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि अफ्रीका में एक ऐसा देश है, कई प्रजाति के लोग रहते हैं। श्वेत लोग यानी गोरे लोग रहते हैं, अंग्रेज लोग। अश्वेत यानी काले लोग रहते हैं, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है। भारतीय लोग भी वहां पे बस गए जाकर के ध्यान रखना, ऐसे लोग रहते थे, ध्यान रखना। तो अब त्वचा के आधार पर शासन होता था कि गोरे लोगों को ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, उनके बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्कूल अलग होंगे। काले लोगों के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्कूल अलग होंगे, जो बहुत बदतर से बदतर हालत में होगी। प्लस वहां के जो गोरे लोग हैं वो अफ्रीकांस भाषा बोलते हैं, जो इंग्लिश से जुड़ी हुई भाषा है। लेकिन वहां के जो अश्वेत लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी है, वो अपनी भाषा बोलते हैं। उनमें से एक भाषा है जुलू भाषा। तो ये गोरे लोग कहते थे कि नहीं, आपको जुलू भाषा नहीं बोलनी पड़ेगी, आपको अफ्रीकांस भाषा बोलनी है। तो इसी बात को लेकर के विवाद रहता था, और इसी बात के विवाद को लेकर के हेक्टर पीटरसन और अन्य लड़कों के ग्रुप ने आंदोलन किया। आंदोलन में पुलिस ने गोली मार दी, हेक्टर पीटरसन मारा गया, याद रखना। तो दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासन था। रंग भेद का मतलब है कि त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। साउथ अफ्रीका वाज प्रीवियसली गवर्न्ड बाय अपार्थाइड विथ रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर। श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी श्वेत लोगों के लिए, लेकिन अश्वेत लोगों के रेल स्टेशन, बस स्टेशन अलग होते थे, गाड़ियों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। यहां तक कि अश्वेत लोगों को वोट देने की भी इजाजत नहीं थी, याद रखना भैया। ब्लैक पीपल वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। हाउएवर द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर वैल्यूएबल फॉर ब्लैक पीपल वर नॉट इक्विप्ड। They had separate trains and buses. Even the bus stands were separate for white and black people. बस स्टैंड भी अलग लगते, याद रखना भैया। यहां तक स्थिति कि अगर आगे चल के अगर कोई बस में अगर अश्वेत व्यक्ति बैठा भी हुआ है और अगर कोई गोरा व्यक्ति आ जाएगा तो उसको अपनी बस की सीट से हटना पड़ेगा, बस की सीट से हटना पड़ेगा, याद रखना। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर है सोवेटो शहर, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे सोवेटो शहर में। In the southern west part of the country was a city called Soweto, where only black people lived. Hector Peterson lived there. The white people there spoke Afrikaans. वो लोग क्या बोलते थे? अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वो अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर के अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। हेक्टर एंड अदर स्टूडेंट्स एट द स्कूल वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज even though they wanted to learn their own language Zulu. Hector along with his classmates protested against learning Afrikaans. South African police brutally beat the protester and opened fire on the क्राउड। फायर कर दिया और उसी में क्या हुआ भैया? उसी में ये मारे गए, उसी में ये मारे गए, याद रखना भैया, बात क्लियर। और उनमें ही हेक्टर पीटरसन को गोली लगी और वो मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना थी। 16 जून 1976 की घटना थी, याद रखना। कब की घटना? ये 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। इन्हीं सब चीजों को लेकर के नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और उनको जेल पहुंचा दी। लगभग कहते हैं कि 21 साल वो जेल में रहे।
21 वर्ष वो जेल में रहे नेल्सन मंडेला, और अंत में 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को वहां पर बराबर माना जाने लगा, याद रखना। और 1994 में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के। सोवियत संघ यूएनओ को आप जानते हो, मैं नेल्सन मंडेला पर जारी किया गया डाक टिकट था, है ना, तो उसने एक डाक टिकट भी जारी किया था यूएनओ ने नेल्सन मंडेला के ऊपर। तो नेल्सन मंडेला को याद किया जाता आज भी, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, बिल्कुल वही सम्मान दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को लेकर के होता है, जिन्होंने वहां पर संघर्ष किया और अंत में जाकर के वहां के लोगों को किया ध्यान रखना। तो लोकतंत्र की भागीदारी में लोगों की सहभागिता से द्वारा हो सकता है, ध्यान रखना भी, समानता से हो सकता है, न्याय की स्थापना से हो सकता है। याद रखना, तीसरा पॉइंट है, समानता और न्याय की स्थापना सरकार का सर्व प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जैसे वोट देने के 18 वर्ष रखना समानता है, एक व्यक्ति का एक वोट, पहले से सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। पहले हमारे यहां पर सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होता। इस सवाल सीटेट में पूछा गया आजादी से पहले, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था। वो कुछ लोग कौन से होते थे? जो पैसे वाले होते थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन इसके बारे में गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में एक लेख लिखा था, ध्यान रखना, याद रखना। किसने लेख लिखा है वोट देने के लिए? गांधी जी ने 1931 में। क्या लिखा गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर के ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने एक गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। I cannot bear the thought that a man who has property can vote, but a man who has character but no property or education cannot vote, or that a man who works honestly all day long with his sweat cannot vote because he is guilty of being a poor man. एक गरीब आदमी होने का उसने गुनाह किया है क्या? तो महात्मा गांधी ने इसके बारे में भी कहा था, देखना। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वो केवल एक वोट दे सके। ये ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य मैंने आपके एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया है, याद रखना भैया। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता और न्याय के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा समानता लाई जा सकती है। दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। मान लेते हैं कि जैसे कहा जाता है कि भैया पहले कुछ वर्गों के साथ में भेदभाव किया गया, जैसे दलित जिनको कहते हैं, जिनको अछूत कहा गया या दलित कहा गया, उनके साथ में भेदभाव किया गया, समानता नहीं थी, अवसरों की समानता नहीं थी, तो वो समाज की मुख्य धारा से पीछे हट गए तो उनके साथ में भेदभाव हुआ। तो सरकार अब उनको ज्यादा अधिकार देती है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? The government has implemented the right to equality and justice guaranteed by the Constitution in two ways. First, through legislation, and second, by helping the underprivileged communities through government scheme and programs. योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड टू इंश्योर दैट पीपल हु डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट नाउ गेट मोर अपॉर्चुनिटी। उनको अभी ज्यादा सुविधाएं मिल सके, इसलिए अवसर उनको मिले। लेकिन आज के जमाने में लोग उनको बैसाखी की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनको उपयोग करके सीढ़ी की तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं कि ऊपर चढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मैं तो रिजर्व कैटेगरी से हूं, मैं 75 नंबर पे पेपर पास हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ठीक है, मुझे 76 नंबर लाने ही नहीं है। जनरल वाला सोच रहा है कि मेरा 90 नंबर पे पास हो जाएगा, बोले हाँ, लेकिन कंपटीशन टफ है, मुझे 100 नंबर लाना पड़ेगा। वो 100 नंबर की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको पता है कंपटीशन टफ है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी वाला चुपचाप बैठा है, अरे ठीक है इतने कम नंबर में पास हो जाऊंगा, ज्यादा पढ़ लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए, विशेष तौर से रिजर्व कैटेगरी से मैं सबको बताता हूं, ज्यादा पढ़िए। समझ रहे हो? भीमराव अंबेडकर दलितों के सबसे बड़े नेता थे, आगे पढ़ाऊंगा भी। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था भैया ज्यादा पढ़ाई लिखाई करो, सरकार के ऊंचे पदों पर पहुंचो, सरकारी नौकरियों में पहुंचो, तभी तो आप समानता ला पाओगे। पहले से ही बैसाखी पकड़ के बैठे रहोगे, बोले इतना ही ठीक है, अब कैसे काम चलेगा? सरकार आपको सुविधाएं दे रही है,
लेकिन आप उस सुविधा को जब से जस्ट एक साइड में रखो कि हाँ कुछ आ रहा है ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट फाइट जनरल के लिए है, जनरल से भी ज्यादा फाइट करना है, जाइए ना, फाइट करिए ना, दिखाइए ना अपना टैलेंट। आज तो आपको कोई नहीं रोक रहा है ना। मान अतीत में आपको अवसर नहीं मिले, लेकिन अब तो आपको अवसर मिल रहे हैं ना। आप अतीत के तो रहने वाले नहीं हो, आप तो वर्तमान के युवा हो, आपको अभी अवसर मिल रहा है ना। सरकार भी आपको सपोर्ट कर रही है, आरक्षण भी अलग अलग तरीके से, तो आप एकदम से कह रहे ना कि एकदम मारिए लंबी छलांग, सीढ़ी की तरह उस अवसर को प्रयोग करिए ना कि बैसाखी की तरह उसका उपयोग कर रहे हो। राइट? तो दो तरीके से हो जाएगा, एक तो कानून बना दिया भैया, ध्यान रखना भैया, एक योजनाएं चला करके हो गया। कानून कैसे बना दिया, ध्यान रखना भैया, जैसे संविधान में कानून बना दिया भैया, जैसे संविधान में भी कानून बना दिया, मैं आगे आपको बताऊंगा कहां गया जी। संविधान में कानून बना दिया समानता स्थापित करने के लिए। जैसे अनुच्छेद सबसे पहले 14 बना दिया कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक के सभी को एक जैसे कानून का पालन करना होगा। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ के कानून की दृष्टि से सब लोग बराबर है। कांता काम वाली जो है आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में कहानी दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा अनुच्छेद 15, किसी भी व्यक्ति के पास उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप किसी लिए, सब बराबर है। ध्यान रखना भी संविधान की दृष्टि से हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं, सभी लोग बराबर है। याद रखना भैया। चौथा अनुच्छेद सत्याग्रह, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया, छुआछूत का अंत कर दिया। ध्यान रखना भैया। तो ये क्या भैया, ये संविधान में नियम है ना कि भाई किसी के साथ में अब भेदभाव न हो जाए। अतीत में जिनके साथ में गलत हुआ अब नहीं होना चाहिए। जैसे 15 के बारे में डिटेल में दे रखा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कोई भी नागरिक भेदभाव नहीं हो सकता, सार्वजनिक भोजनालय, होटल कहीं पर भी जा सकता है, कोई भी जाति का हो, पूर्णतः कंप्लीटली या भागतः परसेंटेज के आधार पर राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोगिता, दायित्व, निर्बंधन सत्य के दिन नहीं होगा। माने जहां भी सरकारी कुछ भी चीजें है कोई भी वहां पर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या है भैया, ये सब नियम बना दिया ना, ये सब क्या बना दिया, तो ये सब नियम बना दिया। किस लिए नियम बना दिया भैया, कानून बना दिया। क्या, क्यों कानून बना दिया, ताकि समानता लाई जाए। क्यों समानता लानी है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र एवं समानता। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, याद रखना। तो जो यूट्यूब वाले बच्चे अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो तो सेम कंटेंट, इतना बेहतरीन कंटेंट मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूं, और एप्लीकेशन पे केवल कोर्स 199 रुपए का एसएसटी स्पेशल कोर्स। किसके लिए, सीटेट एग्जाम के लिए, सीटेट एसएसटी एग्जाम के लिए। राइट, 199 रुपए। कहां से लेना है, टी शर्ट्स के पीछे भी एप्लीकेशन का नाम है क्लास जोन प्रिपरेशन है, याद रखना, वहां पे कर लेना है। या अगर कोई डाउट होगा तो कॉल करिएगा 8755238500 इस नंबर पे। और इतने तो समझदार होंगे कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स खरीद सकते हो। राइट, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ये कानून बना के हो गया। समानता लाना बहुत जरूरी है, और कुछ चीजें तो आपको अपने अंदर से लानी पड़ेंगी ना साहब। जैसे 1975 में आपकी एनसीईआरटी दे रखा है, 1975 में दीवार फिल्म एक बनी थी, ध्यान रखना भैया। 1975 में दीवार फिल्म बनी थी, अमिताभ बच्चन रोल कर रही थी उसमें। मैं जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का जो अमिताभ बच्चन बनता है, बाद में फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। पॉलिश करवा रहा होता है, वो उसको पैसे दे देता है ऐसे फेंक करके। वो उठता है और कहता है कि साहब मेरे काम की भी एक इज्जत है। वो मानता है कि उसके काम की भी क्या दिया, उसके काम की भी गरिमा है, और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ये वाला व्यक्ति फेंक करके पैसे देता है, फिर ये व्यक्ति कहता है कि उठा करके पैसे दो, है ना। बाद में फिर अमिताभ बच्चन बड़ा हो जाता है तो वो कहता है सेठ आज मैं वो फेंक करके फेंके गए पैसे नहीं उठाता हूं। भाई आप अपने काम की गरिमा का पालन करिए ना, कि मेरे काम की भी इज्जत है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता आज के जमाने में, सब इक्वल हैं। बड़ा छोटा कौन होता है जी। हाँ, सम्मान की दृष्टि से आपका सम्मान है, आप हमसे कुछ ज्यादा जानकारी रखते हैं, आप हमसे कुछ ज्यादा चीजों को रखते हैं। बड़ा छोटा क्या होता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, याद रखना भैया। हर एक व्यक्ति के काम करने की अपनी एक वैल्यू होती है। दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता,
पैसे की दृष्टि से आपके पास ज्यादा पैसा हो सकता है, आपके पास कम पैसा हो सकता है। सम्मान आपको दिया जा सकता है कि आप कुछ चीजों में हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को कहोगे कि नहीं मैं बड़ा हूं, तुम छोटा हो, मैं ऊंची जाति का हूं, मैं नीच जात का हूं, ये बिल्कुल बेकार चीज है भाई साहब। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता है, सब बराबर है, सबके कामों की गरिमा है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में यही तो बताया गया था ना। अमिताभ बच्चन क्या कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं भैया। उसको पता है कि वो जूता पॉलिश कर रहा है, लेकिन उसको पता है उसके काम की एक गरिमा है। तो हर व्यक्ति के काम की अपनी गरिमा होती है, अपने काम की गरिमा को पहचानिए। ऊंचा नीचा, ऊंची जात का नीच जात का कोई नहीं होता भैया। मैं ऊंची जाति से बिलोंग करता हूं, मैं कहता हूं मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूं, लेकिन नहीं, हम सबको समानता मानते हैं, सबको साथ बैठते हैं, सबके साथ खाते पीते हैं, सबके साथ बात करते हैं। बस एक चीज है, कर्म आपके बढ़िया होने चाहिए। कर्म आपके खराब है तो हम आपको तुरंत बाहर निकाल देंगे। कर्म तो बढ़िया रखी है ना, तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। वैसे किसी का कोई भेदभाव नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कोई ऊंचा नीचा, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है, सब अच्छे हैं। सबके साथ रहिए, सबके साथ सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। उद्देश्य रखिए आगे बढ़ने का। ठीक है भैया। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है, उनकी आत्मकथा का नाम है झूठन। याद रखना, पेपर में पूछेगी है किसकी आत्मकथा झूठन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि याद रखना भैया। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, जमीन पर बैठते थे। वाल्मीकि समाज से आते थे, अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अच्छा धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कान पिटाई भी कभी कर देते थे प्रिंसिपल उनकी। जब एक अच्छा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ लगाने को कहा, झाड़ू लगाने को कहा। इस तरीके से किया जा सकता था कि भाई ये दूसरे जाति से आते हैं तो। ठीक है भैया। तो अब कानून बना दिया कि अब किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा। योजना चला दी। कौन सी योजना है? जैसे कि योजना है मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना इसी को कहते हैं दोपहर भोजन योजना। दोपहर भोजन योजना, तो इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जी के नाम पर रख दिया गया, ध्यान रखना। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में 1995 में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया गया। तो पूछा गया कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। तो मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम, ध्यान रखना, तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1995 में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। 6 महीने के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया, इस बात को याद रखना। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। भाई भोजन तो बढ़िया मिलेगा, लेकिन यहां पर भी कटौती हो जाती है आजकल, ध्यान रखना। इन चीजों पे सरकार का भी ध्यान नहीं है, लोगों का भी ध्यान नहीं है। अरे जहां तक है कि जो सरकार स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल की जो हेड होती है, ससुरे वही बच्चों का खाना तक खा जाते हैं। बताओ, जो खाना सरकार उनको देती है, सरकार से आते हैं 100 रुपए, स्कूल में आता है 1 रुपया। क्या करे लोगों को भी, क्या करे, बीच में खाने वाले इतने, करप्शन खोल इतनी हो गई है। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। उनकी स्थिति में क्या आ गया, सुधार आया है। मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है, उनके स्कूल में एक दिन गए, स्कूल की जो हेड है उसके बारे में चर्चा सुने भाई साहब, कि बच्चों के लिए जो खेल का सामान आता है उसमें से भी 2-4 हजार रुपए खा जाती है। शर्म आनी चाहिए, मैं तो उसको बात भी नहीं करता हूं, जबकि वो मिश्रा है, ऊंची जाति से आती है। लेकिन जब जब वो मेरे घर आती थी, क्योंकि वाइफ गवर्नमेंट टीचर है उसी स्कूल में दोनों, तो आना जाता, मैं बात नहीं करता था उससे। क्यों? शर्म आनी चाहिए। सरकार तुमको 80-90 हजार रुपए, 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है, बच्चों के स्कूल खेलने की चीजों में कटौती तुम कर लेते हो। बच्चों के खाना बनाने के लिए गैस के सिलेंडर्स वगैरह आते हैं, उसमें से भी कटौती कर ली, लकड़ी से खाना बनवा दिया। डेंट पेंट करने के लिए पैसा इसमें से, तुझको तो 2-4 हजार रुपए लगा देने चाहिए, 1 लाख रुपए तुझको तनख्वाह मिल रहा है गरीब बच्चों के भरण पोषण के लिए, लेकिन नहीं। ये कैसे आएगा? ये आएगा अवेयरनेस से। पढ़ाई लिखाई की होती तभी तो होता ना, विशिष्ट बीटीसी वगैरह करके टीचर बन गए, बुद्धि है ही नहीं। अरे हम कहते हमसे ले लो ना। मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि आपने तो टेट सुपर टेट पास करके आप टीचर बनी हो ना, सरकार आपको 70,000 रुपए तनख्वाह दे रही है, इसमें से हर महीने 5,000 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें जोर नहीं पड़ा। 5,000 रुपए स्कूल के बच्चों को दो। तो और मैं तो कहता हूं कि सारे जितने भी स्कूल के टीचर हैं वो दो 3-3 हजार रुपए इकट्ठा करो, महीने के 15-20 हजार रुपए इकट्ठे होंगे, स्कूल की काया पलट जाएगी। लेकिन नहीं, करप्शन खोरी, भ्रष्टाचार, चीमरपंथी इस तरह की हुई ना लोगों की, क्या कर सकते हो आप? वो सारी चीजें ध्यान रखना। कम से कम आप लोग जो टीचर बनो, आप लोग तो ऐसा मत करिएगा महाराज, आप लोग जो भी हमसे पढ़ के टीचर बनोगे, ठीक है,
चलिए आगे बात करेंगे। जाति पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में निम्न जाति उच्च जाति के बच्चे सब लोग साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं भैया, तो जातिगत रूप से भी वो चीजों को कमी मिली। भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि भैया हर एक व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है और उसी सम्मान के साथ हमेशा जीवन जीना चाहिए, इसको लेकर के अम्बेडकर जी ने कहा था। कानूनों के बारे में आपको यहां पर बता दिया, कहां सा भी ये बात है, बात क्लियर है भैया। जैसे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसके अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। हम बात करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव सोसाइटी, समावेशी समाज, समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा। इनका मतलब क्या है? सभी को समानता के दायरे में लेकर के आओ भैया, सभी को क्या लेके आओ भैया, सभी को समानता के दायरे में लेकर के आओ, तभी तो व्यवस्था बनेगी, वरना कैसे व्यवस्था बनेगी बताइए, बोलो। जो दिव्यांग है उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। उसके लिए कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वह विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो जाए। विकलांगों के पहुंचना क्या हो जाए भैया, सरल हो जाए। लेकिन देखो 99% बता रहा हूं जगह पर यह अवेलेबिलिटी नहीं होगी, सरकारी बिल्डिंग्स में नहीं होती है, क्या करें भाई साहब। तो ये सारी चीजें जब तक लोग खुद ही अवेयर नहीं होंगे, आप भी देखिए, आप कभी किसी रोड पर चलते हुए दिव्यांग व्यक्ति को तो आपके मन में हीन भावना दे, ससुरा लूला लंगड़ा कहीं का, ऐसे मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपके मन में विचार आते होंगे, लेकिन नहीं आना चाहिए। परमात्मा ने अगर आपको सही बनाया है और उसको अगर दिव्यांग बनाया है तो आप उसके साथ भेदभाव वाली बात मत करिए, समानता रही है, क्या दिक्कत क्या है, बात क्लियर भैया, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, ध्यान रखना भी, ठीक है। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, भाई ऐसा नहीं कि भारत में ही सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी अन्य जगहों पर हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया था, दक्षिण अफ्रीका से बहुत सारे गुलाम लोग लाए जाते थे अमेरिका में, ध्यान रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुलाम लोग अमेरिका में लाए गए, वो बाद में अमेरिका में आकर के बस गए, याद रखना भैया। तो अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे में संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, संघर्ष लगातार चल रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, याद रखना कौन, अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। पूर्वज अफ्रीका से आए और गुलाम बनाए, यहां पे अमेरिका में लाए और वो अमेरिका में लाकर के उनको क्या कर दिया भैया, अमेरिका में उनको रहने के लिए दे दिया भैया। धीरे धीरे समय रहते वहां पर लोग रहे और गुलाम बन के वहीं पर रहने लगे, लेकिन उनके साथ असमानता का व्यवहार होता था। उनके स्कूल अलग होते थे, उनको बस में अगर चढ़ रहे हो, कोई अफ्रीकी व्यक्ति, काला व्यक्ति जिसकी काली चमड़ी का है, और गोरा व्यक्ति आ जाए तो उसको बस की सीट से उठना पड़ता था, इस तरीके का भेदभाव होता था। लेकिन एक शाम ऐसी आई और वो शाम थी 1 दिसंबर 1955। एक दिन एक महिला थी रोजा पार्क्स, रोजा पार्क्स, वो एक दिन अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। अफ्रीकी अमेरिकन का मतलब अफ्रीका की रहने वाली, जो अफ्रीका की जन्मी अफ्रीकी नस्ल की, जो अमेरिका में रहती है। वो भैया बस में बैठी थी, एक दिन काम के थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी एक सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, और जब एक बार आपने मना कर दिया तो बस हो गया मामला। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। फिर तो सारे लोग कह ले भैया नहीं, अब नहीं होगा, बहुत सह लिया। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक आंदोलन शुरू हुआ, जो आंदोलन नागरिक अधिकार आंदोलन, याद रखना पेपर में पूछा जाता है, सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहलाया। क्या कहलाया? सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। और बाद में 1955 में आंदोलन शुरू हुआ। 1964 में जाकर के प्रॉपर तरीके से अधिनियम बन गया, जिसमें 3 चीजों के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया कि अब इनके साथ में भेदभाव नहीं होगा। आप अफ्रीकी हो, काले हो, गोरे हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और सीटेट में यहां से सवाल कई बार पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। नहीं, यह बात गलत है, याद रखना। सीटेट में सवाल कई बार पूछा गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं। धीरे धीरे हो पाएगा ना, इतने 100-200 सालों तक जिनको आपने अफसरों से दूर रखा,
अब एकदम से थोड़ी ना समानता आ जाएगी, तो धीरे धीरे हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। राइट, कुछ दिमाग में आया भैया, इतना आपको पढ़ाया मैंने। लोकतंत्र की चुनौती में किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता नई नई चीजों की डिमांड करेगी। हमेशा से ही व्यक्ति और समुदाय जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है, समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। तो किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। पूरा कंप्लीट थ्योरी आपका खत्म हुआ लोकतंत्र समानता टॉपिक का। अब एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए प्रॉपर तरीके से। याद रखना, इतना बढ़िया कंटेंट की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं ये, ठीक है। इस वीडियो को मैंने जैसा कि कहा यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो जो यूट्यूब पर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे पूरा कंटेंट ऐसे पढ़ाए, ऐसे कंप्लीट एसएसटी पढ़ाऊंगा, तो भाई कोर्स एप्लीकेशन पे ले लेना, क्लासरूम प्रिपरेशन ऐप पर बड़ी आराम से पढ़ाई करिए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिली जाएंगी। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक किस चीज का होना है बताओ? द बेसिक इंडिकेटर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगा? तो सबसे जरूरी क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए एक वोट का अधिकार जरूरी है। सभी व्यक्ति वोट दें, महिला पुरुष कोई भी हो, जात का हो, अमीर हो, गरीब हो, है ना, याद रखना भी, ठीक है। बताया था ना पहले वोट देने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। अगला सवाल, इससे जुड़े हुए सवाल, इस सब पेपर में पूछे गए सवाल है, माने क्वेश्चन भी और थ्योरी भी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं, क्या नाम है? अछूत है, तिरस्कार है, पिछड़ा है या झूठन है? बताओ। तब में क्या होता है? तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? झूठन उनकी आत्मकथा है। झूठन उनकी आत्मकथा, याद रखना भैया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? द प्रोविजन ऑफ मिड डे मील स्कीम इन स्कूल इज एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स? स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार है? तो भोजन योजना किसके लिए दिया गया था? समानता लाने के लिए स्कीम चलाई गई थी। भोजन लाना किसके लिए भी है? किसका अधिकार है? ये जीवन का अधिकार है। जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है, वायु जरूरी है, वातावरण जरूरी है, दवाई पानी जरूरी है। सरकार सब देगी, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। आगे चलेंगे भैया। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में किसके आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? किसके आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया भैया बताइए? कह रहा है भैया कि रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, किसके आधार पर? सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। तो देखो अभी बताया था ना, नस्ल के आधार पर कर दिया, चाहे अफ्रीकी हो चाहे अमेरिकन हो। धर्म के आधार पर कर दिया, राष्ट्रीय मूल के आधार, लिंग के आधार पर नहीं किया, ध्यान रखना। लिंग के आधार पर नहीं किया, ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए बी डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ए बी डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ए बी डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो पेपर में पूछे गए इस टॉपिक से, कि कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? कौन सा आंदोलन था? विच मूवमेंट डिमांड इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन पीपल इन द यूएसए? बताओ कौन सा आंदोलन था? नागरिक अधिकार आंदोलन, मजदूर आंदोलन, स्त्री अधिकार आंदोलन, कौन था? बताओ भैया। तो सिविल राइट मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन पढ़ाया था 1955 का, बाद में 1964 में जाकर के एक्ट बन गया। कोई दिक्कत? अगला सवाल, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अब इतना पढ़ने के बावजूद भी आप एसएसटी में 50+ नंबर ना लेके आप उठा देखना भैया, तो फिर अपने आप पे शर्म आनी चाहिए आपको।
सब पढ़ा दिया, थ्योरी, एनसीईआरटी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब पढ़ा दिया, लिखा दिया, हिंदी इंग्लिश में, मजाक मस्ती में, याद भी करा दिया। इतना करने के बावजूद भी पेपर में फेल हो जाओ तो फिर डूब के मर जाना कहीं पर भाई साहब। फिर मत कहना कि मेरे एसएसटी में कम नंबर आए थे, इसका मतलब खोटे सिक्के हो या तुम। ए और आर कथन को बताइए भैया। किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता भैया। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नई अर्थ देने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की क्या हो जाएगी भैया? सही व्याख्या हो जाएगी, इस बात को याद रखना भैया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बताइए भैया कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं जो भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करते, इक्वलिटी को समान करते भैया। अब ये क्वेश्चन बड़े बड़े इसलिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं लगाया जा सकता। जिन्होंने कोई भी अपराध किए वे कानून की दृष्टि में समान है, अपराध किए नहीं, अपराध तो हाँ कोई भी अपराध किया हो सब कानून की दृष्टि में समान नहीं, कोई भी अपराध किए वे कानून की दृष्टि में समान नहीं है। देखो अपराध की बात अलग है, किसी ने मर्डर किया और किसी ने चोरी किया तो वो कानून की दृष्टि से बराबर कैसे हो जाएंगे? अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया समानता लाने के लिए। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति आधार के भेदभाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जाता। ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्यों को कदम उठाने होंगे, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। बी और सी सही सवाल क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्या हो जाएगा? बी और सी इसका सही सवाल हो जाएगा, याद रखना भैया, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, लीजिए साहब पूरा थ्योरी करा दिया, पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए, लोकतंत्र और समानता अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। एकदम बढ़िया तरीके से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदाबाद रहिए, खूब पढ़ाई लिखाई करिए, पेपर में डिक्टो सवाल आएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन में टनाटन क्लास चल रही है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो अच्छे से कोर्स ले लीजिए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करिए। नमस्ते, नमस्कार, मुलाकात करेंगे फिर अगले किसी टॉपिक में। जय हिंद, वंदे मातरम।